हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज एक नए सेट पर स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया सेशन। आज का जो सेशन हम करने वाले हैं, एक्चुअली हम आज करने वाले हैं बिहार पुलिस की। आज इस तरह से हम पहला सेशन करने वाले हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पार्ट 1। क्या बोल सकते हैं इसको? हम पार्ट 1 करने वाले हैं। चलिए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। सबसे तेज और सबसे सटीक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आप एकदम ही आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक खिलौना पर 12% की छूट देने के बाद 308 रुपए में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें खिलौना का अंकित मूल्य बता देना है। देखिए भैया, हमें क्या करना है, खिलौना का अंकित मूल्य बता देना है। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं, माना कि MRP यानी कि अंकित मूल्य MRP बराबर 100 रुपये। MRP बराबर 100 रुपये। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 12% की छूट देने के बाद, यानी कि अंकित मूल्य है 100%, इसमें से 12% की छूट देने के बाद सामान जो है 308 रुपये में बेचा जा रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 88%। 88% बराबर हो गया 308 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1% की दाम निकाल ले, 1% का अगर हम यहाँ पर मूल्य निकाल ले, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, यहाँ पर हो जाएगा 308 बट्टा में 88। ठीक है, आप मेरे बात को एकदम समझ रहे हो। यहाँ से 11 अट्ठे 88 और ये हो जाएगा 11 दूना 22 और 11 अट्ठे 88, 4 दूना 8 और 7 चौक 28। यानी कि देखिए यहाँ से 1%, अगर हम बात करें 1% की मूल्य की, तो 1% का मूल्य आ गया 7/2 रुपये। और चूंकि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है अंकित मूल्य, और हमने अंकित मूल्य को मान रखा है x, और ये जो है अपने आप में 100% है। और चूंकि हम यहाँ पर देखिए निकाल लिए हैं, 1% का हमारा मूल्य कितना आ गया है, 1% का मूल्य आ गया है 7/2 रुपये। तो यहाँ से अगर हम निकाल ले 100% की, सॉरी यहाँ से अगर हम, ये बैक क्यों हो गई, हाँ, यहाँ से अगर हम निकाल ले, क्या निकाल ले, यहाँ से अगर हम निकाल ले 100% की मूल्य, तो 7/2 गुना हो जाएगा 100, यानी कि 50 दूना 100। और ये हो गए, देखिए यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 5 7 35, यानी कि 350 रुपये। देखिए यहाँ पर उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य हमने यहाँ पर निकाल लिया 350 रुपये। यानी कि एक खिलौना पर 12% की छूट देने के बाद 308 रुपये में अगर बेचा जा रहा है, तो उस खिलौना का अंकित मूल्य कितना आ गया, 350 रुपये आ गई। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में है, चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 1250 की राशि 2 साल में 1800 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, आपको मैं यहाँ पर फिर 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके हमें बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन में हम, ये जो क्वेश्चन है इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। आइए हम जो है शॉर्ट मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर जो है मूलधन कितना दिया गया है, अगर हम प्राइस की बात करें यानी कि मूलधन दिया गया है 1250 रुपये, 1250 रुपये। और अगर हम अमाउंट यानी कि मिश्रधन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 1800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम इनका अनुपात निकाल लें, अगर हम क्या करें मूलधन और मिश्रधन का अगर हम अनुपात निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 से कट जाएगा 25 बार में, 25 पचे 125, और ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 36 बार में, 36 पचे 180। और अगर हम इनका अगर दोनों तरफ से अगर हम इनका वर्गमूल निकाल लें, अगर हम यहाँ से इनका वर्गमूल निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5:6। यानी कि देखिए 2 वर्ष में 5 से 6 हो गया, कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। यानी कि कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। पहले था 5 और यहाँ पर हम गुना 100 से करा देंगे गुना। ठीक है, देखिए 5 से 6 होने में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा, पहले कितना था, पहले 5 था, गुना 100, यानी कि 20 पचे 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो गई, 20% की दर हो गई। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। देखिए कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम बात करें सर्वांग समता, कोई भी त्रिभुज कब सर्वांगसम होती है, इसकी क्या कंडीशन है, तो देखिए 5 कंडीशन होती है किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए। अगर हम बात करें पहला कंडीशन की, तो पहला कंडीशन होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से कोई भी त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। यानी कि 2 भुजा और उनके बीच के कोण अगर बराबर हो रही है तो वे त्रिभुज जो है सर्वांगसम होती है। अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की तो होती है एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल से भी कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है। अगर हम थर्ड में बात करें तो थर्ड होती है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड से भी कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होता है साइड साइड साइड। साइड 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 यानी कि भुजा 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 से भी कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। और पांचवा कंडीशन होता है राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, यानी कि इससे भी कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है। तो देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांगसमता का एक प्रतिबंध नहीं है। देखिए साइड 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 जो है इससे कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में क्या है, साइड साइड और एंगल, इससे जो है कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सर्वांगसमता का एक प्रतिबंध नहीं है, तो यहाँ पर जब बोला जा रहा है कि नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड साइड और एंगल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई जो है 45 मीटर और इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई दिया गया है 36 मीटर। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर बाई 5 मीटर आयताकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। देखिए एक हॉल जो है आयताकार है, एक हॉल क्या है, आयताकार है, और जिसकी लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर। हमें इस आयताकार हॉल में जो है कारपेट बिछाना है
और उस कारपेट की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है, लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। तो हमें बता देना है कि ऐसा ऐसा कितने आयताकार कारपेट की आवश्यकता होगी इस आयताकार हॉल को ढकने के लिए। तो अगर हम बात करें यहां से, देखिए अगर हम बात करें कारपेट की संख्या की, अगर हम बात करें कारपेट की संख्या, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हॉल का क्षेत्रफल और बॉटम में एक कारपेट का क्षेत्रफल, एक कारपेट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां देखिए हॉल क्या है, हॉल है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि यहां से लंबाई हो गया 45 और गुना चौड़ाई हो गया 36। ठीक है, और एक कारपेट का क्षेत्रफल, चूंकि यहां पर देखिए कारपेट जो है आयताकार है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 6 गुना में 5। अब इसको कटने वाला है, तो अब आप इसको यहां से आप काट सकते हैं, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, और 5 9 45, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें कारपेट की संख्या की तो कितनी होगी, 9 6 54, यानी कि उस आयताकार हॉल को ढकने के लिए जिसकी लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर वाली आकृति, जिसकी एक देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि एक हॉल आयताकार है जिसकी क्या है, यहां पर लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर, इसको ढकने के लिए 6x5 मीटर आयताकार वाले 54 कारपेट की आवश्यकता होगी। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं आप जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझे होंगे। अगर आप समझे हैं तो आप क्या करिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल खरीदा, उसे 960 रुपए का छूट मिला। तो मोबाइल फोन का हमें अंकित मूल्य बता देना है कि मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्या हो रहा है। देखिए एक दुकानदार क्या कर रहा है कि अपने दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित कर रहा है, यानी कि उसका दुकान में जितने भी सामान है उन सभी पर 30% का छूट दे रहा है। विजय एक मोबाइल खरीदता है और उसे जो है मोबाइल पर 960 रुपए का छूट मिल रहा है। तो यानी कि उसे जो छूट मिल रहा है वह किसके बराबर होगा, वह 30% के बराबर ही होगा, क्योंकि दुकानदार जो है प्रत्येक सामान पर 30% का छूट दे रहा है। तो यानी कि यहाँ जो उसको 960 रुपए की छूट मिली है वह किसके बराबर होगा, 30% के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें 1% की, तो 1% बराबर हो जाएगा 960 बट्टा में 30, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट, और 3 3 में 9 और 3 दूना 6, यानी कि देखिए 1% का मूल्य कितना आ गया, 32 रुपए आ गया। 1% का मूल्य आ गया 32 रुपए। हमें निकाल देना है एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, तो देखिए अपने कोई भी दुकानदार आपको जब छूट देती है, कोई भी दुकानदार अगर आपको छूट दे रही है तो आपको एमआरपी पर ही छूट देता है। ठीक है, तो यहां पर हम एमआरपी को मान ले रहे हैं 100 रुपए, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो देखिए 1% का मूल्य है 32 रुपए, तो अगर हम 100% का मूल्य निकाले तो क्या हो जाएगा, 32 गुना में 100, यानी कि 3200 रुपए हो जाएगा उस मोबाइल का कीमत। यानी कि जो मोबाइल विजय खरीद रहा है उस मोबाइल का अंकित मूल्य कितना होगा, उस मोबाइल का अंकित मूल्य हो जाएगा 3200 रुपए। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें यहां से, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 3200 रुपए। तो मैं ये आशा करता हूं आप जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अब आप क्या करिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन जरा करिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पासे को फेंकने पर
अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। जब एक पासे को फेंका जा रहा है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जरा जल्दी से अपने आंसर को जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो सुनिए यहां पर बात को, जब आप किसी पासे को फेंकते हैं, जब आप किसी पासे को फेंकते हैं भैया, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या फिर या तो 6 आएगा। जब आप किसी पासे को फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो फिर 6 आएगा। इन्हीं 6 में से कोई एक ना एक आएगा। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या, यहां पर कौन सा संख्या, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें इन सभी अंकों में अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। देखिए, अभाज्य संख्या है, एक 2 हो जाएगा, एक 3 है अभाज्य संख्या, और एक 5 है अभाज्य संख्या। यानी कि इन्हीं तीनों में से कोनो एगो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर अभाज्य संख्या 3 ही हो रहा है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अगर हम बात करें घटना की संख्या, घटना की, तो यहां पर देखिए घटना की संख्या कितनी है, 3 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 6 है, एक 5 है, सॉरी। तो 1 2 और यहां पर 1 2 और 3। ठीक है, घटना कितनी है भैया, घटना है 3। अगर हम बात करें कुल घटना की, अगर हम बात करें कुल घटना की, तो यहां पर कुल घटना कितना है, कुल घटना है 6, 1 2 3 4 5 6, कुल घटना है 6। तो अब हम आराम से यहां से निकाल सकते हैं एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहां से अगर हम प्रायिकता निकाले तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर होता है घटना, घटना बटा में कुल घटना। कुल घटना कितना है 6, और घटना कितना है, घटना कितना है भैया, घटना है 3। घटना की संख्या है 3 और कुल घटना है 6, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यानी कि जब आप किसी पासे को फेंक रहे हो, जब आप किसी पासे को फेंक रहे हो तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है 1/2। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2। तो मैं ये आशा करता हूं आप जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए हैं तो अब आप क्या करिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा करिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के एक कोण जो है, किसी त्रिभुज के एक कोण जो है अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर है। तो अब आप क्या करिए, यहां पर आप एक ऐसा त्रिभुज बना लीजिए जिसका कम से कम एक कोण फिक्स हो। तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर अगर हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं कुछ इस तरह का, हम यहां पर एक त्रिभुज बना ले रहे हैं कुछ इस तरह का, जिसमें एक कोण हम ले रहे हैं फिक्स है कि ये कोण जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, और अगर इस त्रिभुज का शीर्ष है ए, बी और सी, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ जो है हम क्या लिए हैं, कोण बी को हम 90 डिग्री मान लिए हैं। तो यानी कि अब जो यहाँ पर कोण ए और जो कोण सी बचा, इनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग जो है 90 डिग्री के, इनका योग यानी कि कोण ए और कोण सी का योग जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कोण ए को ले रहे हैं 20 डिग्री, तो यहाँ पर हमें कोण सी को 70 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर कोण सी को 70 डिग्री का लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप एक बात को गौर कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पर एक बात को जरा देखिए, तो यहाँ जो क्या है, यहाँ जो कोण दिए गए हैं, ये देखिए, ये कोण है 20 डिग्री का और ये कोण है 70 डिग्री का। इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कोण जो है अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है। यानी कि 20, यहाँ पर देखिए ना, 20 + 70 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अगर हम मान ले रहे हैं, अगर हम कोण ए बराबर 30 डिग्री ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमें कोण सी बराबर 60 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर फिर देखिए, कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री ही आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज के एक कोण जो है अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है। तो ये कब संभव होगा, जब वह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा, जब वह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा। तो यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए होंगे, और अगर आप इसका सॉल्यूशन समझ गए हैं तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। जरा इसका सॉल्यूशन सभी कोई करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 10 मीटर बाई 10 मीटर बाई 5 मीटर विमाव वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर दिया गया है 10 बाई 10 बाई 5, यानी कि यहां देखिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई जो है एक है लेकिन ऊंचाई अलग है। तो ये आकृति क्या होगा, ये आकृति जो होगा ये घनाभाकार आकृति होगा, ये आकृति घनाभाकार होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर घनाभ की जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया गया है, तो हमें बता देना है कि उस घनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ देर के लिए यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक आकृति के लेकर के, जैसे कि हम यहाँ पर एक आकृति ले रहे हैं आयत। ठीक है, तो इस आयत में हम अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं। आप लोगों में से कुछ बोलेंगे कि हम यहाँ पर इसके लंबाई के बराबर छड़ रखेंगे जो सबसे बड़ा होगा। कुछ बोल सकते हैं कि हम इसके चौड़ाई के बराबर छड़ को रखेंगे तो वो सबसे बड़ा छड़ होगा। लेकिन सुनिए भैया, ये दोनों बातें जो है आपकी गलत है, ये दोनों बातें गलत है। अगर हम इस आयताकार मैदान में, सपोज करिए कि ये एक आयताकार मैदान है, तो अगर हम इस आयताकार मैदान में कुछ इस तरह से छड़ रखेंगे, कुछ इस तरह से छड़ को रखेंगे, तो ये जो लंबाई होगा ये सबसे बड़ी लंबाई होगा। यानी कि अगर हम विकर्ण के बराबर रखेंगे, अगर हम विकर्ण के बराबर रखेंगे छड़ की लंबाई, तो वह जो है छड़ की लंबाई सबसे अधिक लंबाई होगी। तो ठीक वही कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर हम इस घनाभाकार कमरे में अगर हम इस घनाभाकार कमरे के विकर्ण के बराबर अगर हम छड़ को रख रहे हैं, तो वह छड़ की जो है सबसे बड़ी लंबाई होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं एक बात, कि हम लोग यहाँ पर एक बात क्या जानते हैं भैया, हम लोग यहाँ पर एक बात जानते हैं कि घनाभ की विकर्ण कितना होता है, घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H², यही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या मान, यहाँ पर कौन कौन सा मान दिया गया है। L का मान दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस B का मान दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस H का मान दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा भैया, अब ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, फिर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 225, यानी कि
225 का वर्गमूल हो जाता है 15, यानी कि 10 बाई 10 बाई 5 मीटर विमाप वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितना होगा? 15 मीटर हो जाएगा। 15 मीटर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, यहां से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं ये होपफुली अब ये बोल सकता हूं कि आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहां देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी यदि उनके वर्तमान आयु का योगफल 64 वर्ष है, तो उनके आयु के बीच का अंतर हमें बता देना है। तो देखिए अगर हम यहां से मान लें कि माना कि क्या माना, हम यहां से मान ले रहे हैं माना कि पुत्र की आयु बराबर माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, हम यहां से मान लिए कि पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष और पिता की वर्तमान आयु है y वर्ष। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि उनके वर्तमान आयु का योगफल जो है 64 वर्ष है, यानी कि x प्लस वाई का मान दिया गया है 64 वर्ष। ठीक है, x प्लस वाई का मान दिया गया है 64 वर्ष। x प्लस वाई का मान यहां पर देखिए दिया गया है 64 वर्ष क्वेश्चन में दिया गया है। फिर यहां पर बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी कि अभी वर्तमान आयु है x वर्ष, 10 वर्ष बाद मतलब x प्लस 10 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु है y वर्ष, 10 वर्ष बाद मतलब 10। ठीक है, 10 वर्ष बाद जो है पिता की जो आयु है वह पुत्र की आयु की दोगुनी है। तो यहां पर देखिए ये जो है x प्लस 10 जितना होगा उसके डबल है y प्लस 10। तो ये दोनों बराबर कब होगी? ये दोनों बराबर तब होगी जब हम इसमें भी 2 से गुना करा देंगे तब। ठीक है, तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 20 बराबर y प्लस 10। यानी कि यहां देखिए क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहां से क्या कर लेंगे भैया, हम यहां से कर ले रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, हम यहां से क्या कर ले रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 प्लस 2 समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 64 और समीकरण 2 में है 2x माइनस वाई बराबर -10। इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाई और ये प्लस वाई हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 54, 18 तिया 54। यानी कि देखिए यहां से पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष और x का मान आ गया 18 वर्ष। ठीक है, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु है 18 वर्ष। अब हम बात कर लेते हैं समीकरण 1 से। चूंकि समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 64 और x का मान आ गया है 18, तो यहां से x की जगह पर रखेंगे हम 18 प्लस वाई बराबर 64। इसलिए y बराबर कितना आ गया 64 माइनस 18 बराबर घटेगा तो हो जाएगा 46 यानी कि 46 वर्ष। तो यानी कि पिता की वर्तमान आयु है 46 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है 18 वर्ष, और इनके बीच का अंतर हमें बता देना है। हमें इनके बीच का जो है अंतर बता देना है। तो यहां से देखिए 46 वर्ष माइनस 18 वर्ष कितना हो जाएगा, बराबर 28 वर्ष हो जाएगा अंतर।
यानी कि पिता और पुत्र के बीच की आयु का अंतर कितना है? 28 वर्ष का अंतर है, 28 वर्ष का अंतर है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो अब आप क्या करिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन 10 डिग्री गुना साइन 20 डिग्री गुना साइन 40 डिग्री गुना साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास है भैया, आपके पास है 10 सेकेंड का टाइम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। आपके पास है 10 सेकेंड का टाइम और आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान हमें बता देना है। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, और वह प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर चूंकि होता है, हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा हो, अगर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा हो तो ये बराबर हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा के। सुनिए फिर से, आप इस बात को नोट भी कर लीजिएगा कि अगर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम पुट कर लें कि थीटा बराबर है 10 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर अगर हम पुट कर लें कि थीटा बराबर है 10 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू साइन 2 इंटू 10 डिग्री हो जाएगा। साइन 20 डिग्री की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 10 डिग्री इंटू साइन 4 इंटू 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो भैया यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। और थीटा का मान है चूंकि 10 डिग्री, तो 3 से गुना करा देने पर ये हो जाएगा 30, यानी कि साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको आराम से हल कर लेंगे। हाँ, यहाँ से अब हम इसको आराम से हल कर लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से 1/4 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। यहाँ से गुना कराएंगे तो ऊपर का ऊपर से गुना, यानी कि √3 बट्टा में 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि √3/16 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। √3/16 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। √3/16 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा आज के सेशन का पूरा क्वेश्चन। मैं ये आशा करता हूं कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताई गई हैं उन सभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है और आपको अगर आज का सेशन पसंद आया है तो आप जो है सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस सेशन को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।